ये क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा इसमें। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज मेजर्ड यूजिंग द ब्रिज shown in the figure. If the deflection D equal to 0 is obtained, C1 equal to 1 nanofarad, R1 equal to this, R2 equal to this, R4 equal to this, the value of the unknown inductance Lx. हमको बेसिकली अननोन इंडक्टेंस इस Lx की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है. वी हैव टू बी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ अननोन इंडक्टेंस Lx वैल्यू. तो देखिए अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, देख लिया होगा. अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा लिखना होगा. ठीक है, चलिए हम लिखने की कोशिश करते हैं. देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम Z1 की वैल्यू को कैलकुलेट करें, दिस इज द Z1. ठीक है, Z1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो Z1 कितना हो जाएगा हमारा R1 इंटू 1/j⍵C1 डिवाइडेड बाई ये गेट 2018 में आया हुआ न्यूमेरिकल है. इट गेट 2018 और ये 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आया था डेटा इंटर वाले क्वेश्चन में. R1 इंटू 1/j⍵C1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1/j⍵C1. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1? तो Z1 की वैल्यू हो गई हमारी R1 डिवाइड बाई j⍵, R1 C1 प्लस 1. इट्स इक्वेशन नंबर हमने 1 डाल लिया. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? ये क्या है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है. ये बेसिकली Lx और Rx लिखा है. तो अगर हम Zx की वैल्यू निकालेंगे तो Zx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Rx प्लस j⍵ Lx. दिस इज द वैल्यू ऑफ Zx. अगर हम Z2 की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए Z2 कितना है, Z2 R2 के बराबर. Z2 कितना हो जाएगा, Z2 इक्वल टू R2 हो जाएगा. अगर हम Z3 की वैल्यू निकालेंगे तो Z3 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, Z3 इक्वल टू R3. ठीक है, तो इस तरीके से हम Z1, Z2, Z3 की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, हम फिर वही बैलेंसिंग की कंडीशन लगाएंगे. बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, Z1 इंटू ZX इक्वल टू Z2 इंटू Z3. बेसिकली हमने इस पर्टिकुलर सेक्टर और इसका क्या किया, बैलेंसिंग कंडीशन लगा दी है. तो देखिए Z1 कितना है हमारा, Z1 है हमारा R1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस j⍵ R1 C1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ZX? ZX की वैल्यू कितनी है हमारी, Rx प्लस j⍵ Lx इक्वल टू Z2 कितना है, R2 इंटू R3. तो उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, R1 इंटू Rx प्लस j⍵ Lx इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये R2 इंटू R3 ब्रैकेट में 1 प्लस j⍵ R1 इंटू C1. अब क्या करेंगे, रियल टर्म्स और इमेजरी टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे. तो रियल टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, R1 इंटू RX प्लस j⍵ Lx इंटू R1 इक्वल टू R2 इंटू R3 प्लस j⍵ R1 C1 इंटू R2 R3. तो देखिए ये क्या है, रियल टर्म्स है तो रियल टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और इमेजरी टर्म को एक तरफ कर लेंगे. अच्छा, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ Lx. हमें Lx की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो देखिए हमारा इस वाली इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 डालूं तो देखिए इस इक्वेशन में यहाँ पे Lx का टर्म आ रहा है. तो हम क्या करते हैं ना, इमेजरी पार्ट और रियल पार्ट को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं. तो इमेजरी पार्ट और रियल पार्ट को इक्वल करेंगे तो कितना लिखेंगे हम, R1 इंटू RX इक्वल टू रियल पार्ट इक्वल करेंगे इंटू R2 इंटू R3. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RX? RX कितना आएगा आपका, R2 इंटू R3 डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ R1. ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, RS की वैल्यू आ गई. इसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 डाल दिया. अब हम ये हमने रियल टर्म्स को इक्वेट कर, अब हम इमेजरी टर्म्स को इक्वेट करेंगे. जब हम इमेजरी टर्म्स को इक्वेट करेंगे तो कितना लिखेंगे, j⍵ Lx इंटू R1 इक्वल टू j⍵ R1 C1 R2 R3. तो देखिए यहाँ से j⍵ से आपका j⍵ फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. आपका R1 से क्या फैक्टर हो जाएगा, R1 कैंसिल हो जाएगा. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Lx? Lx किसके बराबर आ गया हमारा, R2 इंटू R3 इंटू C1. दिस इज द वैल्यू ऑफ Lx. तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, R2 निकालना है, R3 निकालना है और C1 निकालना है. अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्वेश्चन में R2 कितना गिवन है, R2 आपको कितना गिवन है, R2 गिवन है आपको 22 किलो ओम. ठीक है, आपको R2 कितना गिवन है आपको 22 किलो ओम. R2 R3 C1. ठीक है, R3 आपको कितना गिवन है, एक सेकंड रुकिए जरा.
कुछ गलती करी है क्या मैंने यहाँ पे? दिस इज द वैल्यू ऑफ R4, दिस इज द वैल्यू ऑफ R4, दिस इज द R2 इंटू R4, यहाँ पे R4 होगा, ठीक है, मैंने गलत लिख दिया, वो प्रैक्टिस में है इसीलिए मैंने लिख दिया दिस इज द वैल्यू ऑफ R4 कि ये बेसिकली हमको R4 रेजिस्टेंस गिवन है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये बेसिकली हमको R4 गिवन है, ये जो रेजिस्टेंस है ये हमको R4 रेजिस्टेंस गिवन है, ये वाला रेजिस्टेंस, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ R4। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ R2, तो ये कितना आ जाएगा? R2 इंटू, ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ R2 इंटू R4, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ R2 इंटू R4, ठीक है। तो R2 इंटू R4 आ जाएगा, थोड़ा सा मतलब उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो ये कितना हो जाएगा हमारा R2 इंटू R4, ये कितना हो जाएगा? R2 इंटू R4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? R2 इंटू R4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? R2 इंटू R4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? R2 इंटू, ये कितना हो जाएगा? R2 इंटू R4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? R2 इंटू R4 हो जाएगा। तो फाइनली मैं LS की वैल्यू फिर से लिख दे रहा हूँ, मैं LS की वैल्यू फिर से लिख दे रहा हूँ, मैं LS की वैल्यू फिर से लिख दे रहा हूँ। द LX इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? R2 इंटू R4 इंटू C1, ठीक है, R2 इंटू R4 इंटू C1। तो क्वेश्चन में आपको R2 कितना गिवन है? देखिए अब R2 कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में? R2 आपको गिवन है 22.2 किलो ओम, और R4 कितना गिवन है आपको? 10 किलो ओम, और C1 कितना गिवन है आपको? 1 नैनो फैरेड। सारी वैल्यूज को क्या करोगे आप? पुट करोगे। तो देखिए R2 कितना है आपका? 22.2 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 1 इंटू 10 टू दी पावर -9, तो कितना आ जाएगा आपका? 222 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू 10 टू दी पावर -9, तो कितना आ जाएगा ये? 222 इंटू 10 टू दी पावर -3, दिस इज द वैल्यू ऑफ 222 मिली हेनरी, दिस इज द वैल्यू ऑफ LX। आपसे LX का वैल्यू देखिए किसमें पूछा है, आपसे क्वेश्चन में जो LX का वैल्यू पूछा है, द वैल्यू ऑफ LX इन दिस क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ LX इन दिस क्वेश्चन इन द टर्म्स ऑफ मिली हेनरी। तो हमारी LX की वैल्यू कितनी आ गई? 222 मिली हेनरी, दिस इज द वैल्यू ऑफ LX ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए कितना ब्रिज बैलेंस से क्वेश्चन कितना इजी था, और हमने इस क्वेश्चन को कितना इजी तरीके से कर लिया, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी क्वेश्चन गेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, वही कंडीशन है, गेट 2019 का क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखिए कैसे इजली लगाएंगे हम, देखिए इसमें भी क्या है, द पैरेलल रेजिस्टेंस कैपेसिटर विच शोन बिलो एज ए स्टैंडर्ड कैपेसिटर ऑफ वैल्यू ऑफ C1 इक्वल टू 0.1 माइक्रोफैरेड एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ R3 इक्वल टू 10 किलो ओम। The bridge is balanced at a supply frequency of 100 Hz, R1 equal to 375 kilo ohm, R3 equal to 10 kilo ohm, R4 equal to 14.7 kilo ohm. The value of the dissipation factor D is equal to 1 upon omega RP into CP of the parallel combination of CP and RC is answer should be rounded 3 decimal form. देखिए क्वेश्चन में ब्रिज का क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछ रहा है, डिसिपेशन फैक्टर पूछ रहा है। डिसिपेशन फैक्टर उसने डिफाइन किया D is equal to ओमेगा RP into CP। अब देखिए आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ से, तो आप क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको कितना गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको 100 हर्ट्ज गिवन है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा 628 रेडियन पर सेकंड। तो ये तो हमने ओमेगा की यहाँ वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब हमारा मेन टारगेट क्या होगा, आरपी और सीपी की वैल्यू को फाइंड आउट करने का। तो आरपी और सीपी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, द वैल्यू ऑफ द आरपी एंड सीपी वी हैव टू बी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन। तो ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसमें हम आरपी और सीपी की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर हम Z1 की, इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में हम, आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, सबसे पहले हम
थोड़ा सा बड़ा करो। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में हम इसको हम रफ कर देते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा कि ओमेगा कितना है 6.28 है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम Z1 की वैल्यू को फाइंड आउट करें, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। Z1 की वैल्यू, Z1 क्या है आपका, Z1 को अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमारा देखिए Z1 कितना है, हमारा Z1 कितना हो जाएगा, Z1 हो जाएगा R1 इंटू 1/j⍵C1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1/j⍵C1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1, Z1 कितना रहेगा R1/1 प्लस j⍵R1 इंटू C1, इसे क्वेश्चन नंबर हमने 1 डाल दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z4, तो Z4 कितना हो जाएगा हमारा R4 हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z3, Z3 कितना हो जाएगा R3 हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ZP, ZP कितना हो जाएगा RP इंटू 1/j⍵CP अपॉन RP प्लस 1/j⍵CP, तो कितना आ जाएगा RP अपॉन 1 प्लस j⍵RP इंटू CP। इट इज इक्वेशन नंबर 4। इसको क्या कर दीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए Z1 कितना निकला आपका, Z1 निकला है आपका, Z1 निकला है आपका R1 अपॉन 1 प्लस j⍵R1 इंटू C1, और इसका मल्टीप्लाई किसमें है आपका R4 में मल्टीप्लाई है, इक्वल टू R3 कितना है, Z3 किसके बराबर है आपका R3 के बराबर है, इंटू मल्टीप्लाई बाई RP अपॉन 1 प्लस j⍵RP इंटू CP। ओके, तो ये आपने क्या किया, इस तरीके से टर्म को इक्वेट कर लिया। अब देखिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो मैंने इक्वेशन लिखी है, अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए अब इसमें क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे R1 इंटू R4 ब्रैकेट में 1 प्लस j⍵RP इंटू CP इक्वल टू R3 इंटू RP ब्रैकेट में 1 प्लस j⍵R1 इंटू C1, ठीक है। तो यहाँ से क्या करें, हम रियल टर्म्स को इक्वेट करें और कॉम्प्लेक्स टर्म को एक तरफ इक्वेट कर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। देखिए रियल टर्म को इक्वेट करेंगे, कितना हो जाएगा R1 इंटू R4 इक्वल टू R3 इंटू RP। तो देखिए यहाँ से आपकी RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, RP इक्वल टू आ जाएगा आपका R1 इंटू R4 डिवाइड बाई द वैल्यू ऑफ R3। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, आपकी RP की वैल्यू आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में आपको R1 कितना गिवन है, देखिए क्वेश्चन में आपको R1 कितना गिवन है, R1 गिवन है आपको 375 किलो ओम। देखिए क्वेश्चन में R1 कितना गिवन है आपको 375 किलो ओम गिवन है, ठीक है। और आपको R4 कितना गिवन है, R4 आपको 14.75 किलो ओम गिवन है, और आपको R3 कितना गिवन है, R3 आपको गिवन है बेसिकली, ठीक है ना। तो हमारी जो RP की वैल्यू आई है वो R1 इंटू कितना आई है, R1 इंटू R4 डिवाइड बाई R3, R1 इंटू R4 डिवाइड बाई R3। तो यहाँ से आप बेसिकली किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, RP की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली आपकी RP की वैल्यू निकल जाएगी। ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, अपने आप से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में अगर हम कॉम्प्लेक्स टर्म को इक्वेट करें तो कितना लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स टर्म को इक्वेट करें तो कितना लिखेंगे, देखिए R1 इंटू R4 इंटू j⍵ इंटू RP इंटू CP, R1 इंटू R4 इंटू j⍵RP इंटू CP इक्वल टू R3 इंटू RP इंटू j⍵R1 इंटू C1। अब देखिए आपका j⍵ से आपका j⍵ टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, R3 इंटू RP, ठीक है। तो यहां से आपका देखिए R1 से आपका टर्म क्या हो जाएगा, R1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या इसमें, इसको दोबारा मैं फिर से इक्वेट करता हूँ, जरा कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो कितना लिखेंगे हम, R1 इंटू R4 इंटू j⍵RP इंटू CP इक्वल टू R3 इंटू RP j⍵R1 इंटू C1, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका j⍵ से j⍵ टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका RP से RP क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बेसिकली कितना लिखा है आपका R1 लिखा है, R1 से आपका R1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CP, तो CP आपका आ जाएगा यहाँ से R3 इंटू C1 डिवाइड बाई द वैल्यू ऑफ R4।
तो देखिए आपका यहाँ से सीपी भी निकल आया और यहाँ से आपका आरपी भी निकल आया। आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिसिपेशन फैक्टर। तो देखिए आपने आरपी भी निकाल लिया, सीपी भी निकाल लिया, ओमेगा आपको पता है, ओमेगा इक्वल टू 1/ओमेगा इक्वल टू 2πf, तो डिसिपेशन फैक्टर इक्वल टू 1/ओमेगा इंटू आरपी इंटू सीपी। तो ओमेगा तो आपने, क्योंकि आपको फ्रिक्वेंसी की ना, तो आप ओमेगा निकाल सकते हो। आरपी भी आपने कैलकुलेट कर लिया, सीपी भी आपने कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ से आपका डिसिपेशन फैक्टर निकल जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो डिसिपेशन फैक्टर आता है दैट इज इक्वल टू 0.042 इज द वैल्यू ऑफ डिसिपेशन फैक्टर। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका क्या लग रहा है, ब्रिज बैलेंसिंग की कंडीशन से, ये भी आपका क्या लग रहा है, एक न्यूमेरिकल लग रहा है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद में हम एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन एक मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि एक बार क्वेश्चन ये आया था, ये भी गेट 2016 यानी 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उसमें लिखा हुआ है द ब्रिज इज मोस्ट suited for measurement of four terminal resistance in the range of 0.01 ohm to, बहुत बड़ा हो गया, 0.01 ohm to 0.1 ohm। तो देखिए ये क्या है आपका रेजिस्टेंस इस लेस देन कितना है आपका 1 ओम है ना। और मैंने आपको बताया था कि जो आपका मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस उसमें कितने टर्मिनल होते हैं, जो लो रेजिस्टेंस होते हैं उसमें आपके 4 टर्मिनल होते हैं। तो पहली बात तो देखो 4 टर्मिनल आपको यहाँ से एक पॉइंट ये मिल गया, और दूसरी बात ये इस रेंज की बात भी कर रहा है। तो सब मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस के लिए कौन सा रेजिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, इट इज इन केल्विन डबल ब्रिज। तो उसका ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। ये भी गेट 2015 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, ये मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में एक न्यूमेरिकल और है, ये वाला ब्रिज न्यूमेरिकल। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ 2000, ये शायद गेट 2015 में आया था। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया था। ठीक है ना। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन द एसी ब्रिज शो इन द फिगर आर इक्वल टू 10⁻³ ओम एंड कैपेसिटर इक्वल टू 10⁻⁻7 फैरेड, if the bridge is balanced at the frequency omega naught, what is the value of omega naught। तो बेसिकली आपको ओमेगा नॉट की वैल्यू को बताना है। तो सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे हम इसको क्या मान ले, इसको मैंने Z1 मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, इसको मैंने Z1 मान लिया। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, Z4 मान लिया, इसको कितना मान लिया, Z2 मान लिया, और इसको Z3 मान लिया। तो देखिए Z1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Z1 की वैल्यू R हो जाएगी। व्हाट द वैल्यू ऑफ Z4, Z4 कितना हो जाएगा R प्लस 1/j⍵c। व्हाट द वैल्यू ऑफ Z2, Z2 कितना हो जाएगा आपका 2R हो जाएगा। व्हाट द वैल्यू ऑफ Z3, Z3 कितना हो जाएगा R इंटू 1/j⍵c डिवाइड बाई R प्लस 1/j⍵c, दिस इज इक्वल टू R/1 प्लस j⍵RC। ठीक है, तो Z1 Z4 की वैल्यू आ रही है। फिर ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, हमारी ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन होती है Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3। तो ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन को अभी यहाँ पे पुट कर दें हम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लिख सकते हैं। तो Z1 कितना है हमारा, Z1 देखिए हमारा कितना है, ठीक है Z1 हमारा कितना है, Z1 है हमारा R, और Z4 कितना है हमारा R प्लस 1/R प्लस कितना है R प्लस 1/j⍵c इक्वल टू Z2 कितना है हमारा 2R, और Z3 कितना है हमारा R/1 प्लस j⍵RC। ओके, देखिए इस R से R क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। देखिए फिर कितना आ जाएगा आपका ये, अगर R से R आपका कैंसिल हो जाएगा तो देखिए कितना आ जाएगा ये R/j⍵c प्लस 1 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस j⍵RC इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये 2R j⍵c हो जाएगा ना। ओके, ये देखिए मल्टीप्लाई होकर ये टर्म इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा R j⍵c
आर जे ओमेगा सी प्लस 1, ठीक है, आर जे ओमेगा सी प्लस 1, ठीक है। क्या मिस्टेक हो रही है, एक सेकंड रुक जाइए, इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूं। थोड़ा सही से मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा मैं सही से लिख लेता हूँ। 1 प्लस जे ओमेगा आर सी डिवाइड बाई द वैल्यू ऑफ जे ओमेगा सी इक्वल टू 2r डिवाइड बाई 1 प्लस जे ओमेगा आर, ठीक है। इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग। 1 प्लस जे ओमेगा आर सी इंटू मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस जे ओमेगा आर सी इक्वल टू 2r जे ओमेगा, ओके। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए कितना आएगा ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस जे ओमेगा आर सी प्लस जे ओमेगा आर सी प्लस कितना आ जाएगा, जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर टू इक्वल टू 2r जे ओमेगा सी। अब देखिए अगर इसमें रियल टर्म्स और इमेजिनरी टर्म को एक तरफ कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 1 और जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 जे ओमेगा आर सी इक्वल टू 2 जे ओमेगा आर। अच्छा, अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड माने, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रियल पार्ट है, और राइट हैंड साइड में रियल पार्ट्स का कोई भी टर्म नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका एक इमेजिनरी पार्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड पार्ट इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं, अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं 1 माइनस, अगर लिख सकते हैं 1 माइनस, तो लिख सकते हैं हम 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू सी। अब देखिए इस क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू, तो हमारी ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, हमारी जो ओमेगा की वैल्यू आ गई, दैट ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू सी। अब देखिए क्वेश्चन में आर कितना है, 10 टू दी पावर 3, तो ओमेगा कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10 टू दी पावर 3, और कैपेसिटर कितना है हमारा 10 की पावर -7। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा इक्वल टू 10 टू दी पावर 4। तो ओमेगा कितना आ जाएगा हमारा, ओमेगा इक्वल टू 10,000 रेडियन पर सेकंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा इक्वल टू 10,000 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन जो थे मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ आपसे ब्रिज से रिलेटेड न्यूमेरिकल थे, अगर मुझे आगे और न्यूमेरिकल मिलेंगे तो मैं आपको और ऐसे तरीके के न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है, ओके। तो अब बाकी का जो पार्ट है उसमें बेसिकली हम एक ब्रिज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा सा हम थ्योरी वाले पार्ट पे आते हैं, और थ्योरी वाले पार्ट पे आने के बाद में अब आपको बेसिकली हमने अगर अपने पीडीएफ नोट भेजा नहीं है, उसी तरीके से देखिए ब्रिज बैलेंसिंग की क्वेश्चन आपको लगेगा देखने में कि सारे ब्रिज एक जैसे हैं, बट बेसिकली उसको ना प्रैक्टिस में रखना पड़ता, नहीं तो बैलेंसिंग इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते टाइम आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारा मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस में बेसिकली खत्म कर देता हूँ आज पूरा। मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस में बेसिकली हमारा एक ब्रिज और बचा था, उसको बेसिकली हम खत्म कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टर्न पे मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो ब्रिज है, दिस इज द ब्रिज ऑफ आउंस ब्रिज। ये हमारा एक तरह का और ब्रिज है जिसको बेसिकली हम आउंस ब्रिज बोलते हैं। अभी मैं पीडीएफ नोट शेयर कर दूंगा। आउंस ब्रिज मेजर द वैल्यू ऑफ एन अननोन सेल्फ इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड कैपेसिटर। ये भी अननोन सेल्फ इंडक्टेंस को, फॉर एन अननोन सेल्फ इंडक्टेंस मेजर इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड कैपेसिटर। स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस के टर्म्स में ही हम क्या करते हैं, अननोन सेल्फ इंडक्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। इस ब्रिज का भी अपना एक सर्किट है, सर्किट को हम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर सर्किट को हम ड्रॉ करें तो देखिए कितना हो रहेगा, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ठीक है। ये बेसिकली आपका एक और रजिस्टर, ये क्या रेजिस्टेंस है आपका R3 रेजिस्टेंस, ये R1 है, ये इंडक्टर L1 है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस है और ये वेरिएबल कैपेसिटर है। इस तरीके से आपका ये एक कैपेसिटर C4 लगा हुआ है, C4 कैपेसिटर है। ये आपका R2 रेजिस्टेंस है, C2 रेजिस्टेंस, तो दोनों क्या है आपके वेरिएबल है, ठीक है। इस पॉइंट को हमने A बोल लिया, इस पॉइंट को B बोल लिया, इस पॉइंट को C बोल लिया, इस पॉइंट को D बोल लिया, और यहाँ पे हमारी कैसी सप्लाई लगी हुई है, यहाँ पे हमारी एक AC सप्लाई लगी हुई है सर्किट में, ठीक है।
इसमें फ्लो होने वाली करंट हमारी कितनी है, I1 है, इसमें करंट I3 है, इसमें करंट I2 है, इसमें करंट I4 है। ये बेसिकली बीच में हमारा डिटेक्टर लगा हुआ है, इसमें फ्लो होने वाली करंट ID कितनी है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम अगर बैलेंसिंग की कंडीशन फिर से लगाएंगे, तो अगर हम बैलेंसिंग की कंडीशन लगाएं तो देखिए Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1? तो Z1 कितना हो जाएगा आपका R1 प्लस का J इंटू ओमेगा L1। ओके, अगर हम Z2 की बात करेंगे तो Z2 कितना हो जाएगा R2 प्लस का 1 अपॉन J ओमेगा C2। ठीक है, अगर हम Z3 की बात करेंगे तो Z3 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, R3 के बराबर हो जाएगा, और Z4 किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन J ओमेगा इंटू C4 के बराबर हो जाएगा। अगर हम सारी वैल्यूज को पुट करें इस इक्वेशन में, Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये R1 प्लस का J ओमेगा L1 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन J ओमेगा C4 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई R3 इंटू R2 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C2। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ R3। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये R1 डिवाइड बाई J ओमेगा C4 प्लस इसका मल्टीप्लाई किया है इस तरीके से, कुछ नहीं किया मैंने, डिवाइड बाई L1 डिवाइड बाई C4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, R3 इंटू R2 प्लस R3 अपॉन J ओमेगा C2। ठीक है, तो यहां से हमारा अगर हम कंपेयर करें तो कितना लिख सकते हैं, L1 C4 इक्वल टू R2 इंटू R3। हमने क्या किया, रियल टर्म्स को एक तरफ किया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L1 कितना आया, R2 इंटू R3 इंटू C4, दिस इज द वैल्यू ऑफ L1। ठीक है, और अगर हम इमेजरी टर्म को इक्वेट करें तो देखिए यहाँ से इमेजरी टर्म को अगर इक्वेट करें हम तो कितना लिख सकते हैं हम यहाँ पे, R1 डिवाइड बाई J ओमेगा C4 इक्वल टू R3 डिवाइड बाई J ओमेगा C2। दिस इंप्लाइज व्हाट द वैल्यू ऑफ R1? तो R1 कितना आ जाएगा हमारा, R3 इंटू C4 डिवाइड बाई द वैल्यू ऑफ C2। और हमें यहाँ से निकालना क्या था, बेसिकली इंडक्टेंस L1 की वैल्यू निकालनी थी। तो L1 में क्या आ रहा था, R2 इंटू R3 इंटू C4। ठीक है, और यहाँ से हमने R1 की वैल्यू, C4 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से इस ब्रिज बैलेंसिंग इक्वेशन से हम सारे वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी एक ब्रिज मेजरमेंट का टाइप है, इट इज एन आउंस ब्रिज। ठीक है ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आपको, जैसे कि गेट 2012 में क्वेश्चन आया था कि उसमें यही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज टू बी मेजर द वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। बेसिकली मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा इंडक्टेंस मेजरमेंट और कैपेसिटर मेजरमेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होता है, और वो क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट से किया जा सकता था। गेट 2012 में न्यूमेरिकल आया था ये, कि ब्रिज के नाम के म्यूचुअल इंडक्टेंस को किस मेथड से ऐसे पूछ रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो उसमें एक वी ब्रिज क्वेश्चन में गिवन था, एक आपका डी शॉर्टी ब्रिज था, और एक आपका शेयरिंग ब्रिज करके था। तो आपको पता है डी, तो मैं पढ़ाऊंगा, डी शॉर्टी ब्रिज जो होता है वो कैपेसिटर मेजरमेंट के लिए होता है, वी ब्रिज फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए होता है, और आपका शेयरिंग ब्रिज होता है सेल्फ इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए। तो उसके अलावा जो चौथा ऑप्शन था वो क्या था, मेजरमेंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला जो पार्ट है ये आपका फिनिश होता है। ठीक है, तो इसको हम स्टॉप करते हैं।